नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5 भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले आइए हम जो हमने पिछले तासिका में पढ़ा था उसके कुछ भाग को हम पुनः एक बार दोहरा लें कि भारत जैसे विशाल देश में धार्मिक संघर्ष होते हैं और ये संघर्ष इसीलिए होते हैं क्योंकि इस विशाल देश में कई प्रकार के कई लोगों के अलग अलग धर्म हैं। धार्मिक संघर्ष के अंतर्गत भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों का प्रभाव है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत में सभी का अपना धर्म तथा धार्मिक प्रथाएं हैं। इसी के साथ हमने देखा था कि संप्रदाय और आतंकवाद, इसके अंतर्गत हमने देखा था आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध में सामान्य जनता फंसना नहीं चाहती। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लोग, अपना परिवार प्यारा होता है। अतः आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण लोकतंत्र में लोगों का सहभाग कम ही हो जाता है। इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो आतंकवाद है वो निरंतर फैलता ही जा रहा है और हमने इसमें देखा था नक्सलवादी के अंतर्गत हमने देखा था कि किसान और आदिवासियों की समस्याओं को का महत्व कम मिला। यहाँ पर हमने ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे देखा था कि जो किसान है और आदिवासी है उनकी समस्याओं को कम ही प्रतिशत मिला था और इसीलिए वे क्या करने लगे थे, उन्होंने विरोध किया और इसका जन्म नक्सलवादी के रूप में हो गया। फिर हमने देखा था भ्रष्टाचार जो है अलग प्रकार से कि चुनाव प्रक्रिया में, जैसे चुनाव प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार शामिल होता है कि चुनाव प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार, फर्जी मतदान हो सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से लोगों को पैसों का लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है और इस प्रकार से लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। फिर अपहरण करना जैसी घटना लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर ऐसी घटना होती है तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति प्रक्रिया में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बढ़ती सहभागिता लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती है। आपराधिक पार्श्वभूमि और जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसे व्यक्तियों को कई बार राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारी दी जाती है, जिससे राजनीति में धन और गुंडागिर्दी का महत्व बढ़ गया है। चुनाव के समय हिंसाचार से काम लिया जाता है। अर्थात ये होता है कि राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है इसलिए कि जो टिकट दी जाती है वो ऐसे लोग भी उसमें शामिल होते हैं। सभी की बात तो हम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुंडागर्दी को महत्व देते हैं और गुंडागर्दी के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं कि वो धन के आधार पर, देखिए जैसे इसमें लिखा है कि जिसमें राजनीति में धन, यहाँ पे धन को महत्व दिया है या गुंडागर्दी को महत्व दिया गया है। और जब इस तरह से बात होती है तो चुनाव के समय हिंसाचार से काम लिया जाता है। ये एक बहुत आपराधिक पार्श्वभूमि है क्योंकि यहाँ पर जो लोग शामिल हो रहे हैं वो अपराधी वृत्ति के हैं और इसके कारण गंभीर समस्या होती है। अपराधी वृत्ति के कारण लोगों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चुनाव में न ही सहभाग दिया जाए तो हम लोकतंत्र के लिए बेहतर इसे मान सकते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक चुनौतियाँ। कौन कौन सी सामाजिक चुनौतियाँ हमारे देश में इतना बड़ा होने के बाद इसमें सामाजिक चुनौतियाँ कौन कौन सी आ सकती है। उपयुक्त चुनौतियों के अलावा लोकतंत्र के सामने कई सामाजिक चुनौतियाँ भी है। जैसे अगर हम बात करें तो चुनौतियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि बेरोज़गारी, बहुत बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, काम नहीं है। यहाँ पर उनकी शिक्षा तो पूर्ण है लेकिन फिर भी वे काम की तलाश में हैं क्योंकि जनसंख्या ही इतनी सारी है कि बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। सरकार इसके लिए प्रबंध कर रही है लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी का वे प्रबंध नहीं कर पाती और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी छोटी मोटी नौकरी क्यों ना मिल जाए उसकी तलाश में लग जाते हैं। फिर है व्यवसायधीनता। व्यसनाधीनता मतलब यहाँ पे है व्यसन जो लग जाती है, लत लग जाती है लोगों को कि अगर वो बेरोज़गार है या कोई काम नहीं मिल रहा है या फिर किसी तरह से वो चिंतित है, परेशान है,
चाहे वो अपने परिवार के कारण हो, चाहे समाज के कारण, चाहे देश के कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन उनमें व्यसन की आदत लग जाती है, कोई लत लग जाती है, बुरी आदत उनको पड़ जाती है। फिर हम अब देखते हैं अकाल, ये भी हमारी एक सामाजिक चुनौती है। अकाल अगर आ गया तो देश का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर इसमें हो जाता है, और अकाल के कारण भी लोग त्राही त्राही हो जाते हैं और चारों ओर का वातावरण बिल्कुल खराब हो जाता है। फिर हम देखते हैं संसाधनों का असमान वितरण। जितने भी संसाधन हैं उनका असमान वितरण होने से क्या होता है कि लोगों में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अमीर और गरीब है। इस तरह की अगर भावना हो गई तो भी उसमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है और ये देश के लिए नुकसान ही साबित हो सकता है, क्योंकि संसाधनों का असमान वितरण हो रहा है। अगर हम अपने परिवार की ही बात करें, अगर परिवार में माता पिता है और अगर सारे बच्चे जो उनके हैं, मान लो 3 बच्चे हैं और तीनों को सही रूप से समान भाग नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो जाती है, उनमें ईर्ष्या की भावना हो जाएंगी, जलन की भावना आ सकती है, या फिर एक दूसरे से द्वेष उनमें हो सकता है। और इस तरीके से वो परिवार जो है धीरे धीरे टूटने के कगार पर आ सकता है, क्योंकि समान रूप से वितरण नहीं किया गया। ठीक इसी तरह से अगर देश में भी संसाधनों का सही वितरण नहीं होगा तो इस तरीके की समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद है निर्धन धनवान लोगों के बीच बढ़ती खाई। जो निर्धन है, जो धनवान है, दोनों के बीच में फ़र्क आज हम देखते हैं कि समाज में पैदा हो गया है, जाने अनजाने में। हम कहते तो हैं कि बराबरी का सब कुछ है, लेकिन बराबरी का कुछ भी नज़र नहीं आता। निर्धनों के साथ अलग व्यवहार होता है और धनवानों के साथ में अलग व्यवहार, और इस तरीके से समस्या खड़ी हो जाती है। इसके अलावा है जातीयता और सामाजिक समस्याओं को हल करना बहुत ज़रूरी है। जातीयता, अगर हम देखते हैं कि जातियों की बात होती है तो हर जाति के लिए जो है प्रबंध अलग अलग किया है। हाँ, हर जाति, किसी जाति को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है, किसी जाति को नहीं, और इस तरीके से अगर होता है तो लोगों में खींचातानी होना ज़रूरी है। खींचातानी होना ही ये बात साबित करती है कि जातीयता स्पष्ट रूप से सभी को समान हक प्राप्त नहीं करवा रही है, और इसीलिए लोगों में दंगे भी हो जाते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि धार्मिक संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि धर्म के आधार पर। उसी तरह जाति जो है, एक जाति को अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और दूसरी जाति को नहीं, तो यहाँ पर भी संघर्ष पैदा होने वाली बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। अब हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, तो हम देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र, यहाँ पे भारत के लोकतंत्र की बात हमने पिछले तासिका में देखा था ना, कि पहले हम विदेशों की बात देख लिया और उसके बाद भारतीय की। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला है, लोकतंत्र को बहुमत का बड़ा महत्व होता है। लोकतंत्र में बहुमत का बड़ा महत्व होता है। जो बहुमत है अगर लोकतंत्र में मिल जाए तो इसका बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मत है तो लोकतंत्र मजबूत है, ऐसा माना जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह पार्टी सत्ता में आ जाती है। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जो चुनाव होते हैं इसके आधार पर हम देखते हैं कि जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत प्राप्त होते हैं वह पार्टी क्या हो जाती है, सत्ता में आ जाती है, उसकी सत्ता स्थापित हो जाती है। संसद के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। जो संसद के सारे निर्णय हैं वो बहुमत से ही लिए जाते हैं। अगर बहुमत प्राप्त है तो संसद का निर्णय भी पक्का हो जाता है। बहुसंख्यक समाज का कल्याण करना लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य है। बहुसंख्यक समाज का कल्याण करना लोकतंत्र का प्रमुख उद्देश्य है कि जो बहुसंख्यक समाज है उनमें क्या करना, उनका कल्याण करना, उनकी तरफदारी करना और उनकी सारी समस्याओं को हल करना, उनको प्रगति के पथ पर मार्गदर्शित करना। बहुमत को महत्व देते समय जो अल्पमत में और अल्पसंख्यक है उन पर अन्याय भी हो सकता है। यहाँ कहा गया है कि जो अल्पमत है, जो जिनको अल्पमत अर्थात जिनको कम मत मिला है, अल्पमत जिनको मत कम मिले हैं, और जो अल्पसंख्यक लोग जो मतलब थोड़ी मात्रा में जो लोग हैं, कुछ कुछ जाति के लोग बहुत कम हैं इस देश में, तो ऐसे लोगों पर अन्याय भी हो सकता है। यद्यपि लोकतंत्र बहुमत से चलने वाली सरकार होती है, फिर भी जो लोग अल्पमत में हैं
उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, उनके हित संबंधों के बारे में विचार करना सरकार का एक कर्तव्य है। जो लोग अल्पमत है, जो बहुत कम मत वाले लोग हैं, जिनको हमने देखा कि जो बहुमत है उनकी सरकार बन जाती है, बहुमत की सरकार बन गई, लेकिन जो अल्पमत है, जिनको मत कम मिले हैं, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है, हाँ, और उनके हितों के संबंध में विचार करना है। 2 काम उनको करना चाहिए सरकार ने। सरकार का कर्तव्य माना जाता है कि जिनको अल्पमत मिला है उनको क्या करना है, निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है और उनके हितों के संबंध में उनका विचार सरकार को करना चाहिए। संक्षेप में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोगों के विचारों को महत्व मिलना चाहिए, अर्थात जो अल्पमत है उनके भी पास विचार है और उनके विचारों को भी महत्व प्रदान होना चाहिए, ऐसा ये सरकार का कर्तव्य है। साथ ही बहुमत की सरकार केवल बहुसंख्यक समाज वर्ग की सरकार न हो, सभी धार्मिक, वांशिक, भाषाई, जातीय वर्गों को लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होने का समान अवसर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सभी धार्मिक, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, क्योंकि हमारा देश विविधतापूर्ण देश है, तो बहुत सारे धर्म के लोग हैं, सभी को, फिर वांशिक अलग अलग वंश के लोग हमारे भारत में पाए जाते हैं, भाषाई बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी भाषाएं हैं, अगर हम 20 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उस गांव की एक नई भाषा आती है। इसी तरह से देखते हैं हम हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। फिर जातीय वर्ग, अलग अलग जातियाँ इस देश में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। तो यहाँ लिखा है कि धार्मिक, वांशिक, भाषाई और जातीय, इसके अनुसार भी सभी को निर्णय प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, इन सभी का इसमें समावेश होना आवश्यक है, क्योंकि निर्णय जो प्रक्रिया है वो भारत की प्रगति के लिए साबित होगी और इसलिए इन सब का सहभाग होना आवश्यक है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय न्यायालय राजनीति प्रक्रिया, उसके अंतर्गत क्या होगा। दूसरा पॉइंट है भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतीय न्यायालय राजनीतिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रयत्न करते हुए दिखाई देता है। ये ऐसा लगता है कि जो पारदर्शी है, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई बीच में रुकावट नहीं है। पारदर्शी मतलब जो है वही सच्चाई सामने लाई जा रही है, वही उसे दिखाया जा रहा है। विशेषतः राजनीति का अपराधीकरण होने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा अपराधियों को कड़ा दंड देना और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये बात मानी गई है कि जैसे हमने पहले देखा कि समस्या क्या हो सकती है, समस्या ये हो सकती है कि जिन्होंने अपराध किया है उन्हें भी मौका दिया जा रहा है वोट लेने के लिए, लोगों के सामने आकर वोट मांगने के लिए और जीतने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने जैसे प्रतिबंध उन पर लगाई गई है। किन पर? अपराधियों को कड़ा दंड देना और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर क्यों किया गया है ऐसा? ताकि राजनीति का अपराधीकरण रोका जा सके और इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए केवल सरकार, प्रशासन और न्यायालय स्तर पर प्रयत्न करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम देखते हैं कि अगर भारत की जो लोकतंत्र है उसको अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अगर सरकार इसमें पहल कर ले या सिर्फ प्रशासन इसमें पहल कर ले या फिर न्यायालय इसमें कर ले, इस स्तर पर प्रयत्न कर ले, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्या कहा है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों के साथ चले, अपने देश की प्रगति में हमारा भी हाथ हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ सरकार का, प्रशासन या न्यायालयीन स्तर पर प्रयत्न करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। किस स्तर पर?
करना चाहिए प्रयत्न? व्यक्तिगत, पर्सनली और सामाजिक स्तर पर, समाज के स्तर पर इसको प्रयत्न करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बात हो सकती है। यहाँ पर है कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ क्या है कि सभी को शिक्षा का जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो उसके लायक हो ना हो। मतलब कोई अगर फीस नहीं भी भर पा रहा है तो भी उसको शिक्षा मिलना चाहिए। कोई निर्धन परिवार है तो उसे शिक्षा मिलना चाहिए, या कोई गांव में बहुत अंदर है, आदिवासी क्षेत्र में है, जहाँ पर उसे शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है, वैसे भी बच्चों को निकाल कर शहरों में दाखिल करके या फिर गांव में जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर उसका इंतज़ाम करके उसे शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम पहल कर सकते हैं। फिर स्वच्छ भारत अभियान, हाँ, जो कि अभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है ना, और इसकी ज़रूरत भी है। तो स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान को चलाने के लिए सरकार अगर कदम बढ़ाती भी है, लेकिन पहल तो हम व्यक्तिगत रूप से ही कर सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से भारत को स्वच्छ रखेंगे तो ही भारत स्वच्छ रहेगा। तो ये किसी एक व्यक्ति का या सिर्फ प्रशासन का या सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत काम है कि हम इसकी जिम्मेदारी स्वयं लें। इसके बाद है ग्राम समृद्धि योजना। गांव की जो योजना है उसको समृद्ध करना। अगर उसमें वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, या सड़कें नहीं हैं, या स्कूल नहीं है, या अस्पताल नहीं है, तो जो भी योजना है वो गांव के लिए भी होना ज़रूरी है, क्योंकि गांव का जो हिस्सा है वो भी भारत का ही हिस्सा है और उसकी समृद्धि करना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम क्या कर सकते हैं? छोटी मोटी सहायता से गांव को समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि प्रशासन और सरकार तो इसके लिए काम कर ही रही है, लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ के भी इसमें पहल कर सकते हैं। फिर है स्व सहयोग गुटों की स्थापना। स्व सहयोग मतलब ऐसे गुट जो स्वयं सहयोग देने के लिए आगे आते हैं। हमने बहुत बार देखा कि अगर कोई विपत्ति आ जाती है समाज पर, तो कुछ ऐसे गुट निकल कर आते हैं जो अपनी स्वेच्छा से मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ऐसे गुट अगर मिल जाए, ऐसे गुट अगर बन जाए लोगों के, तो ऐसे गुटों से भी बहुत परिणामकारक कार्य सिद्ध हो सकता है। उस कार्य में सफलता उसको मिल सकती है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी योजना है। ग्रामीण योजना जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, रोजगार जो है सभी को मिलना चाहिए। गांव के लोग जो है उनको भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। बहुत से गांव के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस योजना का पता नहीं होता है, लेकिन लोग जो अगर सजग है तो वो इनको इसकी जानकारी देकर उनका भला कर सकते हैं, उनको भी इसका लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसी योजना अगर होती है तो इसका हम उपयोग गांव वालों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। फिर है स्त्रियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्थानीय शासन संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% स्थान आरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पे स्त्रियों को भी महत्व दिया है। हमने पिछली तासिका में पढ़ा था कि स्त्रियों को किस तरीके से उनको संभाला गया, उनको रक्षा उनको दी गई है। फिर उनको शिक्षा का महत्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की गई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शासन संस्था है वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं उनको 50% स्थान दिया गया है, ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी इस भारत के प्रति निभा सके, वे भी जिम्मेदार नागरिक बन सके। चौथा पॉइंट है, यदि भारत में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सभी स्तरों पर नागरिकों की सहभागिता बढ़नी चाहिए। यहाँ पे फिर एक बार ये बात बताई गई है कि नागरिकों को ही आना है सामने। यहाँ पे नागरिकों की सहभागिता होना ज़रूरी है। कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले अगर नागरिक अगर साथ है तो वो योजना सफल हो सकती है। तो अगर हम भारत में लोकतंत्र के सफल बनाने की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल ज़रूरी है कि नागरिकों का सहभाग होना ही चाहिए। विशेषतः शासन की गतिविधियों के स्तर पर नागरिकों के शामिल होने से सार्वजनिक नीतियों का स्वरूप बदल जाएगा। और अगर जो लोग शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर स्वरूप ही बदला जा सकता है। परस्पर संवादों द्वारा उनकी निर्मिति होगी। अगर हम
आपसी बातचीत करे तो यहाँ पर उसकी निर्मित हो सकती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए हैं उनके साथ आदान प्रदान करना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो लोग हैं, सभी लोग तो सत्ता में नहीं आ सकते, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो लोग सत्ता में नहीं आ पाए हैं उनके साथ आदान प्रदान करना आवश्यक है। सत्ता चलाने के लिए कुछ लोगों का चुनाव होगा चुनाव पद्धति के अनुसार, लेकिन अगर हमारा सहभाग, हम जनता का सहभाग उन्हें मिलेगा तो वे अच्छी रीति से काम कर पाएंगे और भारत दिन पर दिन प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए। यह हमने पिछली तासिका में भी देखा था, फिर एक बार हम देखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन, यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन की बात की जा रही है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में अगर हम सारी चीज़ सरकार पे ढकेल दें तो ये बात उचित नहीं होगी। हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति क्या है, हमें जानना ज़रूरी है। तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में समता, अगर हम समता का भाव रखते हैं तो आगे भी लोग समता का भाव रखेंगे और ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी और सभी कुछ समानता हमें नज़र आ पाएगी। स्वतंत्रता, आज़ादी, आज़ाद अगर हम हैं लेकिन इसका हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम आज़ादी का उपयोग कैसा करते हैं। फिर है सामाजिक न्याय, हमको समाज की तरफ से न्याय मिलना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है, समाज में हर प्रकार के लोग हैं, निर्धन लोग हैं, सामान्य जनता जो है, कुछ अमीर है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन सभी को बराबर अगर न्याय मिल रहा है तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम क्या कर सकते हैं, सही बात को प्रकट कर सकते हैं। फिर पंथ निरपेक्षता, किसी प्रकार से निरपेक्षता जो है, पंथ में किसी प्रकार से भेदभाव न करे। अगर हम अपने पड़ोसी से भेदभाव करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, जैसे एक पंथ का हम सम्मान करते हैं, हमको दूसरे पंथ का भी सम्मान करना चाहिए। एक धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्म का भी हमको आदर सम्मान करना चाहिए। जैसे मूल्यों का सम्मान और संवर्धन हमको करना चाहिए। ऐसे जो मूल्य है जो हमारे देश के लिए है, उनका हमको सम्मान भी करना है और उनका संवर्धन, उनको सुरक्षित भी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, यह भावना रखने से ही लोकतंत्र सफल होगा। बहुत बड़ी बात है कि हमको ये देखना है कि हम क्या है अपने देश के लिए, हम एक इस देश के जिम्मेदार नागरिक हमको बनना है, जिम्मेदार। और यह भावना रखने से हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जिम्मेदार नागरिक बनना है और जब हम जिम्मेदार बनेंगे तो हमारा लोकतंत्र कैसा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि हम किसी पर छींटाकशी न करें, किसी सरकार पर नहीं, किसी प्रशासन पर नहीं, क्योंकि ये तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जब सभी व्यक्ति का अपना सहभाग रहेगा तभी देश बहुत सुंदर रीति से लोकतंत्र को सफल बनाने में कामयाब रहेगा। और लोकतंत्र कौन है, लोकतंत्र हम ही है जनता, क्योंकि लोगों द्वारा चलाया गया शासन। तो हमें ही इस शासन को बखूबी निरंतर सुंदर रीति से चलाना होगा। इसके बाद हम इस पाठ में आए कुछ और बातों को हम जान लेंगे कि किस तरीके से हमने जो कुछ सीखा है। तो हम कुछ ज़रूरी बातें फिर एक बार देख लेंगे। राजनीति के अपराधीकरण होने के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अगर हम जो पाठ है उसमें से हम कुछ बातें फिर से दोहरा लेंगे। राजनीति में धन और गुंडागर्दी का महत्व तथा वर्चस्व बढ़ जाता है। चुनाव के समय हिंसात्मक घटनाओं के होने के कारण मुक्त वातावरण में चुनाव कराना संभव नहीं होता। आतंक का वातावरण निर्मित होने के कारण प्रशासनिक व्यवहार में लोगों का सहभाग कम होता है। सहिष्णुता समाप्त हो जाती है, जिससे लोकतंत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कौन कौन से प्रयत्न किए जा सकते हैं। पहला है, खुले और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कठोर दंड देने वाले कानून बनाए जाते हैं। तीसरा है, राजनीति और चुनाव में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से कुछ विशेष कानून निर्मित किए जाते हैं।
चौथा है भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को राजनीति प्रक्रिया में सहभागी होने से रोकने के लिए न्यायालय ने उन पर प्रतिबंध लगाया है। अब हम देखेंगे कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के सम्मुख कौन सी चुनौतियां आई है। पहला, विश्व भर के देशों के सामने सैन्य तंत्र का बहुत बड़ा खतरा उपस्थित है। दूसरा, लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को अबाधित रखने वाले वास्तविक लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करना। तीसरा है केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन और समाज के सभी क्षेत्रों में वास्तविक लोकतंत्र का क्रियान्वयन करना। चौथा, लोकतंत्र की जड़ों को अधिक गहराई में ले जाना। अब हम देखेंगे भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। अगर हमको भारत में लोकतंत्र सफल करना है तो हम क्या कर सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में सभी धार्मिक, वांशिक, भाषाई तथा जातीय वर्गों के लोगों को सहभागी होने का समान अवसर मिलना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कठोर दंड देने वाला कानून और स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए। केवल प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं अपितु सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर भी लोकतंत्र को सफल बनाने का प्रयास होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवहार में सभी स्तरों के नागरिकों को का सहभाग बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि यदि प्रशासनिक व्यवहारों में लोगों का सहभाग बढ़े तो क्या होगा, कौन सी बातें होगी। सरकार की सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो जातीय है उनका व्यापक स्वरूप होगा, नीतियों का व्यापक स्वरूप हो सकता है। समाज के सभी वर्गों के बीच सुसंवाद स्थापित होगा जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता में न होने वाले लोगों के साथ भी विचारों का आदान प्रदान होगा। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या कम होगी। जनहित की व्यापक योजना बनेगी और किसी को भी यह अनुभव नहीं होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है अथवा उसकी उपेक्षा हो रही है। इससे सामाजिक स्वास्थ्य भी विकसित होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद के लिए स्थान नहीं होता। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीमित समयावधि के लिए शासन चलाते हैं। अयोग्य अथवा अक्षम प्रतिनिधियों को जनता पुनः नहीं चुनती। एक ही परिवार के हाथ में सत्ता होने से लोकतंत्र सिकुड़ जाता है। सामान्य जनता को सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाती। परिवारवाद में अयोग्य एवं अक्षम प्रतिनिधि के चुने जाने की संभावना रहती है। ऐसा होने पर जनता का अहित होता है। इसलिए राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से संसद और विधानमंडल जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आती है। इन संस्थाओं द्वारा सरकार नामक संस्था का गठन होता है। स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए स्थानीय शासन संस्थाएं चुनावों के माध्यम से अस्तित्व में आती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को संविधान द्वारा स्वतंत्रता, न्याय, समता आदि से संबंधित अधिकार मिलते हैं। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायिक संस्थाएं होती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संस्थाएं नहीं होती। यदि होती भी है तो उनके पास अधिकार नहीं होते। इसलिए अधिकार रखने वाली संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत चुनाव कराना आवश्यक होता है। पार्टी के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव पदों के लिए हर 3 वर्ष में चुनाव प्रक्रिया के नियमों के अनुसार चुनाव कराने पड़ते हैं। अन्यथा उस पार्टी की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दी जाती है। इन चुनावों के कारण पार्टी अथवा दल पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहने पाता। इसके कारण पार्टी का अंतर्गत लोकतंत्र बना रहता है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो बच्चों, आज की तासिका में बस इतना ही। और फिर हम एक बार याद दिला देते हैं आखिरी की लाइन कि हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। यह भावना रखने से ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। इसी के साथ में आपको स्वाध्याय दिया जा रहा है।
स्वाध्याय के अंतर्गत आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है वामपंथी उग्रवाद। टिप्पणी का पहला है जो टिप्पणी लिखना है, पहला वामपंथी उग्रवाद और दूसरा है सामाजिक चुनौतियाँ। तो बच्चों, इसी के साथ में इस तासिका को हम समाप्त करते हैं। अगली तासिका में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।